नमस्कार, मनु श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी जो एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही थी हिस्ट्री के, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका कि मिनहाज सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासिरी किसे समर्पित की? तो इसका उत्तर आएगा आपका नासिरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बलबन अमी ए हाजिब के पद पर नियुक्त था। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में वह नायाब मुमलकत के बना और बलबन को उलू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो जो बलबन थे उनको उलू खां की उपाधि प्रदान करने वाले थे नासिरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बलबन के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों के दल का नेता कौन था जो बलबन का क्या था? विरोधी था। तो भारतीय मुसलमानों के दल का नेता बलबन के टाइम कौन था? इमामुद्दीन रेहान। नाम याद रखना, इमामुद्दीन रेहान। नेक्स्ट आता है आपका, नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से तथा 20 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया। सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो सुल्तान की जो प्रतिष्ठा थी उसको स्थापित करने के लिए उसने अपनाई थी रक्त एवं लोह की नीति। नेक्स्ट आता है, दिल्ली सुल्तान बलबन ने प्रशासन की कौन सी नीति अपनाई? तो प्रशासन की उसने कठोर नीति को उसने अपनाया था। नेक्स्ट आता है, बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है? प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन के राजत्व के सिद्धांत की दो विशेषताओं में से एक के अनुसार सुल्तान का पद ईश्वर प्रदान किया होता है और दूसरी विशेषता क्या है? तो दूसरी विशेषता है कि सुल्तान का निरंकुश होना बहुत आवश्यक है। पहला तो क्या है कि उसने सुल्तान का पद क्या है? ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। और दूसरी विशेषता है कि सुल्तान का क्या होना चाहिए? निरंकुश होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसका क्वेश्चन कि दिल्ली के सुल्तान को पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आता है, बलबन के शासनकाल में वजीर पद का महत्व कम हुआ। नायब के पद को उसने ख़त्म कर दिया। उसने अयोग्य सैनिकों को पदमुक्त कर दिया और चालीसा दल को उसने क्या कर दिया? दमन कर दिया। बलबन के शासन की सफलता का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? तो उसके गुप्तचर विभाग को दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुप्तचर रखता था बलबन, इसलिए उसके जो शासन की जो संचालन किया उसने सफलतापूर्वक, उसका जो दायित्व है वो किस पे था? गुप्तचर विभाग पे था। नेक्स्ट आता है, बलबन के द्वारा दीवान अर्ज विभाग, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल 2-3 एग्जामों में देखा मैंने इसको। बलबन के द्वारा दीवान अर्ज विभाग की स्थापना के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो वो था मंगोल आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी। 1906 में गोरी की अचानक मृत्यु पर गोरी के भारतीय प्रदेशों के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गोरी का क्या था? ये गुलाम था, ने स्थानीय नागरिकों के कहने पर किस जगह सत्ता ग्रहण की? तो उन्होंने सत्ता ग्रहण की थी लाहौर के अंदर। नेक्स्ट आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की स्थापना की। बलबन के द्वारा स्थापित राजवंश कौन सा था? तो वो था बलबनी। अपने नाम पे उन्होंने चलाया था बलबनी। इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की स्थापना की और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी थी? कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता है, 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को गुलाम वंश माना जाता है क्योंकि वे एक वंश के नहीं थे और अधिकतर क्या थे? दास थे। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को किस वंश के नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें आदि तुर्क या इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आरंभिक सल्तनत काल में गुलाम वंश का प्रत्येक सुल्तान स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त है। मामलुक शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। मामलुक नाम किस इतिहासकार के द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हबीबुल्लाह के द्वारा। मामलुक जो वर्ड है जिसका अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। वो वर्ड किसने दिया है? हबीबुल्लाह ने दिया है। नेक्स्ट आता है, दिल्ली के प्रथम तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का ज्ञाता होने के कारण किस नाम से जाना जाता था?
तो उन्हें जानते थे कुरान खान के नाम से जाना जाता था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कुरान खान के नाम से फेमस कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट आता है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपनी उदारता और दानशीलता की वजह से लाख बख्श कहा जाता था, तो लाख बख्श कहा जाता था मिन्हाजुद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। उसने किस प्रसिद्ध सूफी संत के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, तो वो थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार की क्या रखी थी, नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है, तो ये उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण जो महरौली स्तंभ है, जिसे महरौली पिलर भी कहते हैं, ये प्रसिद्ध है। किसके पास है, ये कुतुब मीनार के पास में है। नेक्स्ट आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया। उसने अपनी राजधानी कौन सी रखी थी, तो वो राजधानी रखी थी लाहौर। नेक्स्ट आता है, 2010 में कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण क्या था, तो मृत्यु का कारण था चौगान जो पोलो खेल होता है, उसके इस खेलते समय घोड़े से गिरने से इसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। नेक्स्ट आता है, ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अयोग्य पुत्र आराम शाह था। इसके अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार किसने किया था, तो आराम शाह को अपदस्थ करने के बाद में कौन बैठा था, इल्तुतमिश। तो आराम शाह आपको बहुत सी बुकों में आराम शाह नाम नहीं मिलेगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इसका पुत्र बैठा था आराम शाह के बाद में था इल्तुतमिश। ये वंशावली है ऐसे। नेक्स्ट है, ऐबक की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश जो किससे था, इलबरी वंश से था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात वह कहाँ का गवर्नर था, तो जो इल्तुतमिश था वो बंदायूं का क्या था, गवर्नर था उस टाइम, जिस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आता है, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। अपनी स्वतंत्र स्थिति और दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता किसके द्वारा प्रदान की गई, तो इल्तुतमिश के सुल्तान की पद को वंशानुगत बनाने का जो औपचारिक है वह है बगदाद के अब्बासी खलीफा के द्वारा औपचारिक मान्यता प्रदान की गई थी। बगदाद के क्या है, अब्बासी खलीफा के द्वारा। नेक्स्ट आता है, इल्तुतमिश ने विरोधी सरदारों को परास्त करने के लिए वफादार गुलाम अमीरों ने सरदार थे, सरदारों का दल बनाया। इस दल को किस नाम से जाना जाता था, तो इस दल को जाना जाता था तुर्कान चहलगानी, यानी 40 दल के नाम से, जिसमें सारे अमीर क्या थे, सरदार थे। इन जो अमीर लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उनको सरदार कहा जाता था। तो अमीर सरदारों का ये ग्रुप था जिसे क्या कहा जाता था, 40। नेक्स्ट है, बलबन ने सिजहा और पाबोस की प्रथा को अपने दरबार में फिर से प्रारंभ किया और नौरोज़ त्यौहार है उसे मनाने की प्रथा भी आरंभ की। ये सभी प्रथाएं किस देश की हिस्सा थी, तो ये सभी ईरान से ली गई थी, सजदा या पाबोस और नौरोज़ त्यौहार। नेक्स्ट है, बलबन के पश्चात उसका पुत्र केकूबाद उसका उत्तराधिकारी बना। अमीरों के एक गुट नेता ने केकूबाद की हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो गया। तो वह नेता कौन था, तो वह था मलिक फिरोज, जिसे क्या कहते हैं, जलालुद्दीन के नाम से हम जानते हैं। उनका नाम क्या था, मलिक फिरोज। नेक्स्ट आता है, किसको शक्तिशाली सैन्य बल के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है, तो जो 40 दल था चहलगानी, उसको मिटाने का श्रेय किसको दिया जाता था, बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था, दल 40 को। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया गया, तो बलबन ने फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था, क्योंकि ईरान से ये सारी चीज़ें उसी के अनुसार अपने राज्य को चलाता था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित था, तो वो था बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना को किस नाम से जाना जाता है, तो दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना को जाना जाता है खिलजी क्रांति के नाम से। नेक्स्ट आता है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक कौन था जिसकी आरंभिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी और जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया, तो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने वाले थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट आता है,
दक्षिण भारत पर मुसलमानों का प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय हुआ। यह किस शासक के विरोध था? तो दक्षिण भारत में देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। इनके विरुद्ध पहला दक्षिण अभियान किया गया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। दिल्ली सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ किस सुल्तान के शासनकाल से होता है? तो साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ होता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। नेक्स्ट आता है किस शासक के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए? तो मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। नेक्स्ट आता है 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को जीत लिया था। इससे पूर्व इसे किस सुल्तान ने नहीं जीता था? उसने चित्तौड़ को क्या नाम दिया? तो 1303 में जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को आक्रमण करके जीत लिया था ना, तो उसने चित्तौड़ का जो नाम बदल के वो क्या रख दिया था? खिजराबाद रख दिया था। जो अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन ने देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। यह कथन किस शिलालेख पर अंकित है? अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। तो ये जोधपुर के संस्कृत शिलालेख पर लिखा हुआ है जोधपुर के। नेक्स्ट है अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 में गुजरात के विरुद्ध था। इसी अभियान के समय केम्बे से मलिक काफूर पकड़ा गया। इस समय गुजरात का शासक कौन था? तो बघेल राजपूत था कर्ण। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के शासनकाल में दक्षिण पर किया गया सबसे पहला आक्रमण किस पे? दक्षिण पे किया गया सबसे पहला आक्रमण प्रताप रुद्रदेव द्वितीय के विरुद्ध था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण के लिए काफूर के पास भेजा था। प्रताप रुद्रदेव शासक कहाँ के थे? तो ये थे तेलंगाना के। तो प्रताप रुद्रदेव ने क्या किया? अपने सोने की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के हाथ दोनों ऐसे बांध दिए सोने की जंजीर में, और एक सोने की जंजीर थी वो गले में डाल दी कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये किसके शासक थे? तेलंगाना के। नेक्स्ट है तेलंगाना आक्रमण के समय प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी दिया था। यह कथन सत्य है या सत्य? तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को किसने दिया था? प्रताप रुद्रदेव ने दिया था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के समय मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाई? तो अलाउद्दीन के समय मंगोलों से सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बना ली थी? सीरी बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन ने राज्य के विद्रोह का दमन करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, जिनमें 3 अध्यादेश थे। पहला क्या था? अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर उसे खालसा कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि की जाएगी। दूसरा था गुप्तचर प्रणाली को गठन किया जाएगा। तीसरा उसका था दिल्ली में मद निषेध यानी शराब नहीं पी सकते। और चौथा अध्यादेश क्या था? ये अध्यादेश पूछे जाते हैं सारे, ये याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोह पर रोक लगा दी इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपका था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT से ये क्वेश्चन लिए गए थे आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।